Hey everyone, welcome back to the channel. Before starting this video, make sure to hit that subscribe button and turn on the bell icon so you can never miss an update. So in last class, we have learned about the heart anatomy, its physiology, their chambers, walls. So today we are going to learn really something cool, which is how our heart works and how it has its own electrical system to keep it beating, take care all day and every day. So heart electrical system. The heart functions as a pump and its rhythmic contractions are driven by an electrical सिस्टम. तो जो हमारा हार्ट होता है इट एक्ट्स लाइक अ पंप, एक पंप की तरह होता है जो क्या करता है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है. बट आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें दे हैव देयर ओन इनबिल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. सो दिस कंडक्शन सिस्टम इंश्योर्स दैट द हार्ट beats in a coordinated and effective manner, pumping blood throughout the blood. अब वो जो इलेक्ट्रिकल जो इनबिल्ट इलेक्ट्रिसिटी है हार्ट में उससे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है हार्ट बीट कर पाता है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में और पूरे ब्लड को पंप कर पाता है थ्रू आउट द बॉडी. अनलाइक स्केलेटल मसल्स द हार्ट हैज़ ऑटोरिदमिक सेल्स कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग देयर ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. तो जस्ट लाइक अब फॉर एग्जाम्पल मशीन, किसी भी मशीन को अपना वर्क कंडक्ट करने के लिए दे नीड पावर, उसी तरह से our heart also needs a tiny electrical signals to start every heartbeat. ठीक है, so that's what we are going to learn today कि कैसे हार्ट अपनी जो इनबिल्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू बीट कर पाता है, कैसे बीट करता है. ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं they have, they don't have their they don't make their impulses itself. उन्हें नर्वस सिस्टम क्या करता है, कमांड देता है कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन करना है, तुम्हें रिलैक्सेशन करना है. बट जो हार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ऑटो रिदमिक सेल्स होते हैं. मतलब जो हार्ट है दे हैव देयर एबिलिटी टू जनरेट द रिदम्स इटसेल्फ. ठीक है, उसमें ऐसे ऑटो रिदमिक सेल्स होते हैं जो खुद से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इम्पल्सेस और खुद से कंट्रोल करते हैं अपनी बीट्स. राइट. Alright, basic anatomy involved in the conduction. So जो conduction है वो किसके थ्रू होता है? The conduction system includes specialized cardiac muscle cells located in specific areas of the heart. हार्ट के हम अपने स्पेसिफिक एरियाज में क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं. ठीक है, जो मायोसाइट्स से बने होते हैं और ये क्या करते हैं, कंडक्शन को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं. तो पहला होता है साइनो एट्रियल नोड जिसे हम एसए नोड भी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसे हम एवी नोड कहते हैं, बंडल ऑफ हेस जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स. ये सारे जो होते हैं ये एक तरह के पेस मेकर्स होते हैं विच जनरेट देयर इम्पल्सेस और जिनके थ्रू क्या होता है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं which leads to generation of impulses. Okay, now we'll study about these pacemakers one by one. So first pacemaker is sinoatrial node, which is also called SA node. Okay, located in the right atrium near the superior vena cava, act as the primary pacemaker of the heart and generate impulses at a rate of 60 to 100 beats per minute. ठीक है, सबसे पहले जो SA node होता है उसे आप एज अ कैप्टन मान सकते हैं ऑफ द हार्ट बीट टीम. ठीक है, ये कैप्टन की तरह एक्ट करता है क्योंकि दिस इज़ द मेन पेस मेकर. ठीक है, इसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं. ठीक है, नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं. अब इसे पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हार्ट है उसकी पेस को सेट करता है कि उसे कितना बीट करना है, इसलिए पेस मेकर वहाँ से ये नाम आए. और ये नेचुरली क्रिएट करता है इम्पल्सेस, इसलिए इसे कहते हैं नेचुरल पेसमेकर. ठीक है, अब ये 1 मिनट में कितनी बार जनरेट करेगा इम्पल्सेस, तो ये 1 मिनट में करता है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, तो ये 60 to 100 टाइम्स क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है. तो एसए नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, जो इम्पल्सेस क्या करेंगे हार्ट बीट को स्टार्ट करती है. ठीक है, अब ये जो एसए नोड होता है सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि देयर इज सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. ठीक है,
सुपीरियर वेना कवा होती है, इन्फीरियर वेना कवा होती है। इन्फीरियर हाथ लाती है जो लोअर बॉडी से होता है ब्लड, डीऑक्सिनेट ब्लड को लेकर आते हैं। सुपीरियर वेना कवा लेकर आती है अपर बॉडी से, लाइक हेड है ना, हेड शोल्डर, यहाँ से आपका डीऑक्सिनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब ये जो डीऑक्सिनेटेड ब्लड है ये दोनों वेना कवा जहाँ पे लाती है वो क्या है, राइट एट्रियम, राइट। अब ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये हार्ट के पोस्टीरियरली होती है। एक होता है एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट होता है, पोस्टीरियरली मतलब बैक साइड। तो पोस्टीरियरली जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एंटर करती है इन द राइट एट्रियम, दैट पार्ट इज साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। वहाँ पे कहाँ क्या प्रेजेंट है, आपका साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है। सिंपल, जहाँ पे आपका सुपीरियर वेना केवा एंटर कर रही है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका अपर साइड पे साइनो एट्रियल नोड। इम्पल्सेस मैंने आपको बता दिया 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे जनरेट करती है। इसे प्राइमरी पेसमेकर और नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, राइट। अब क्या होगा, अगर ऐसे नोड जो होता है मान लो इम्पल्स नहीं जनरेट कर पाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, आपके पास दूसरा पेसमेकर भी है विच इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड विच इज़ एवी नोड, ठीक है। अब ऐसे नोड जो होता है वो पेस उसने तो डिसाइड कर दी 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे क्या होगा, हार्ट बीट करेगा। पर अगर ये फेल हो जाता है तो एवी नोड हेल्प करता है इसमें। नाउ एवी नोड क्या होता है, लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, डिले द इम्पल्स टू अलाउ कंप्लीट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन। अब ये कहाँ पे होता है एवी नोड, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, ये एवी नोड प्रेजेंट होता है नियर द सेंटर ऑफ द हार्ट, ठीक है, नियर द सेंटर, ये सेंटर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एवी नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे नोड जो भी इम्पल्सेस जनरेट करते हैं वो कहाँ पे जाती हैं, एवी नोड्स पे जाती हैं, ठीक है। डिलेज द इम्पल्स टू अलाउ कंप्लीट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन। अब क्या होगा, जो ऐसे नोड है उससे जो इम्पल्सेस गई हैं एवी नोड में उसमें थोड़ा डिले होता है। डिले क्यों होता है, ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डिले से क्या होता है, ये जो दोनों एट्रियम है उन्हें टाइम मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ कम्प्लीटली और पूरे जो ब्लड है उसे पुश कर पाएँ इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस इम्पल्सेस का जो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई हैं ये एवी नोड में आने में थोड़ा डिले करती है। इस डिले का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इस डिले से क्या होगा, जो इम्पल्सेस जनरेट हुई हैं इन दोनों एट्रिया में उन इम्पल्सेस से एट्रिया ताकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और सारा जितना ब्लड है वो पुश कर पाए वेंट्रिकल्स में। तो ये डिले इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में, राइट। Now next is bundle of his, connects the AV node to the interventricular septum, splits into right and left bundle branches. And last part is Purkinje fibrous which is located along the ventricular walls, spread the impulse rapidly to ensure coordinated ventricular contraction. तो इसे हम आराम से समझ लेते हैं क्योंकि इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दिस पार्ट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है, सेप्टम्स होते हैं हार्ट में, दो सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू एट्रियस, राइट एंड लेफ्ट एट्रियस के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। एंड बिटवीन टू वेंट्रिकल्स दैट इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वो होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। दो सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं। आर्ट्रिया सिंपल है कि एट्रिया के बीच में होगा इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होगा टू वेंट्रिकल्स के बीच में। अब क्या हो रहा है, ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो एट्रियस के बीच में,
अब हमने ये पढ़ा कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में क्या है, एवी नोड है, ठीक है। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ही connects the AV node to the interventricular septum, splits into right and left bundle branches. अब ये जो बंडल ऑफ हिस, इसकी लोकेशन पहले हम देख लेते हैं। इसकी लोकेशन होती है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं बंडल ऑफ हिस, इसकी लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टम में इसकी लोकेशन है। अब ये जो बंडल ऑफ हिस यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एवी नोड से। ये से नोड था, यहाँ से इम्पल्सेस गए एवी नोड पे। अब ये इम्पल्सेस कहाँ जा रही है, इस ब्रांच पे जो कि क्या है, बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस यहाँ से क्या करता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, ठीक है, और दिस ब्रांचेस लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। इसने दो ब्रांच में डिवाइड हो गया बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अभी जो बंडल ब्रांचेस हैं ये अपनी अपनी ब्रांचेस कहाँ चली गई, वेंट्रिकल्स पे, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स में राइट साइड की चली गई राइट वेंट्रिकल पे, लेफ्ट पे चली गई लेफ्ट ब्रांच। तो ये जो ये ब्रांचेस होती हैं वेंट्रिकल्स की, दीज आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस से गई है, कहाँ पे, पुरकिंजे फाइबर्स में ट्रैवल हुई है, ठीक है। और पुरकिंजे फाइबर्स पे क्या हो रहा है, पुरकिंजे फाइबर्स के जब ये जाएंगे वेंट्रिकल्स के, तो ये पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर्स कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू एवरी पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी हमने जो इलेक्ट्रिकल पाथवे पढ़ा उसे नॉर्मली हम सिंपल में पढ़ लेते हैं। इम्पल्स ओरिजिनेट्स एट द एसए नोड। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसए नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर है, प्राइमरी पेसमेकर है, और वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड से क्या करेगा, हार्ट को क्या करेगा, बीट करवाएगा, ठीक है। अब वो जो इम्पल्सेस है स्प्रेड थ्रू द एट्रिया कॉजिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब वो जो एसए नोड था, एसए नोड और एवी नोड के बीच में क्या होते हैं, एसए नोड से इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, एवी नोड्स में, ठीक है। एवी नोड्स पे जाएंगी एसए और एवी। अब क्या होगा, ये जो इम्पल्सेस हैं ये यहाँ किसके थ्रू जा रही हैं, थ्रू इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, ठीक है। जो भी इम्पल्सेस होंगी वो एसए नोड से एवी नोड में जा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो एट्रिया को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो इम्पल्सेस होंगी वो स्प्रेड होंगी एट्रिया में और क्या करेंगी, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी, ठीक है। रीचेस एवी नोड वेयर इट पॉजेस। अब वो जो एवी नोड में जब वो जाएंगी वहाँ पे थोड़ा पॉज करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। अब एसए नोड जो होगा वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो कराएगा वो होगा फॉर कितने सेकेंड्स के लिए, 0.1 सेकेंड्स के लिए। क्या करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग है ये, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग है कि ये 0.1 सेकेंड्स के लिए क्या करेगा, एसए नोड उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एवी नोड में जो पॉज हो रहा है वो भी कितना होगा, 0.1 सेकेंड्स का। ये पॉज किस बात का है कि जो एट्रिया है वो, ताकि सारा का सारा ब्लड क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है पूरा ब्लड क्या करे, वेंट्रिकल्स को फिल कर दे। अब ये इम्पल्सेस क्या करेंगे, एवी नोड से जाएंगे बंडल ऑफ हिस। जो बताया था बंडल ऑफ हिस का होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। अब बंडल ऑफ हिस में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे इम्पल्सेस जाएंगे और डिवाइड्स हो जाएंगे वो इम्पल्सेस इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, ठीक है। वो इम्पल्सेस चलेगी ब्रांचेस में, रिचेस पुरकिंजे फाइबर्स कॉजिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब वो क्या करेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स पे जाएंगी और वेंट्रिकल्स को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर
0.3 सेकेंड्स। ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, और वो सारा का सारा जितना वेंट्रिकल्स में ब्लड होगा इट गोज़ इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा। अब क्या होगा, ब्लड चला गया बाहर। अब 0.4 सेकेंड का क्या होता है, ये होता है रेस्टिंग फेज। ठीक है, ये होता है रेस्टिंग फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टोलिक फेज, जिसे रिलैक्सिंग फेज भी कहते हैं। इसमें जो हार्ट होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। इस टाइम पे हार्ट में कोई भी ब्लड नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे हार्ट अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट बीट। तो 0.4 सेकेंड का क्या होता है, डायस्टोलिक फेज होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप आराम से समझिए कि क्या हुआ है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी समझा देते हैं। कंडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसमें हम डायग्राम भी लाएँ और थ्योरेटिकल पार्ट भी लाएँ, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका एसए नोड। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर। इसने यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करी है। कहाँ पे था, एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, वेयर देयर इज द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो साइनेट्रल नोड ने 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे क्या किया, इम्पल्सेस जनरेट करी। ये इम्पल्सेस क्या होगी, ये जाएंगी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स पे जाएंगी, और इस इम्पल्सेस से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है एट्रियम में वो होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्पल्सेस जनरेट होंगे और एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोथ एट्रियाज। ठीक है, अब क्या होगा, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ये जो इम्पल्सेस हैं ये जाएंगी बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, बंडल ऑफ हिस से जाएंगी लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स में जाने के बाद ब्लड जो होगा वो कहाँ से, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल पे आ जाएगा, और माइट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स का रिवीजन करा देते हैं इफ यू डोंट नो, कि जो एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व प्लस पल्मोनरी वॉल्व्स जो होती हैं, इनको हम साथ में कहते हैं सेमील्यूनार वॉल्व। इसलिए कहीं सेमील्यूनार वॉल्व दिखे तो ये मैं सोचना कि सेमील्यूनार वॉल्व तो पढ़ाया नहीं, तो सेमील्यूनार वॉल्व वो है, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व को हम साथ में कहते हैं सेमील्यूनार वॉल्व, और ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड जिसको हमने बताया था माइट्रल वॉल्व, इसको साथ में हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहाँ पे है, एट्रियोवेंट्रिकल्स के बीच में। अब यहाँ से इम्पल्सेस गए, ब्लड यहाँ पे आया वेंट्रिकल्स पे, और ये पुरकिंजे फाइबर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। अब मैं एक और चीज़ देख रहे होंगे कि जो राइट साइड वेंट्रिकल है इसकी थिकनेस कम दिख रही है लेफ्ट साइड से, है ना। एट्रिया जो होते हैं वो थिन होते हैं, वेंट्रिकल्स थिक होते हैं, बिकॉज इन्हें क्या करना है, बॉडी को पुश करना है ब्लड, तो उतने उनको फोर्स लगता है, इसलिए उन पे इतनी ही मसल्स क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल्स है ये 3 times थिकर होता है इसकी वॉल देन राइट साइड, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसी को सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या करना है, एओर्टा को पुश करना है ब्लड, ताकि वो ब्लड क्या करे, आपके कहाँ जाए, पूरी बॉडी में। ठीक है, इसमें एओर्टा के भी पार्ट है। ठीक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, दिस इज असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और जो नीचे को चल जाती है वो होती है डिसेंडिंग एओर्टा, उसके बाद आगे जाके एओर्टा की ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, और इसमें एक ही जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो वॉल्स होती हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ओपन होती है, उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, बट ये कभी बैक फ्लो नहीं होता। ठीक है, जो कस्प है वो क्लोज हो जाते हैं, जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, और कभी भी बैक फ्लो मतलब रिगर्जिटेशन नहीं होता वॉल्व्स में। ये उनकी क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंडक्शन सिस्टम हेल्प्स इन, अब कंडक्शन सिस्टम समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग एरिथमियास। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हार्ट है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, एक रिदमिक एक बीट प्रोड्यूस करता है, बट अगर हमें नॉर्मल रिदम पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि एबनॉर्मल क्या है। ठीक है, तो हमें ये रिदम्स, हमें अलग जो एबनॉर्मल रिदम्स है उसके बारे में पता चलता है। गाइडिंग ट्रीटमेंट विथ पेसमेकर्स के बारे में पता चलता है कि अगर कोई 60 to 100 अगर उसे इम्पल्स जनरेट करना है, अगर वो 200 to 300 जनरेट करे, इसका मतलब पेसमेकर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें पेसमेकर के बारे में पता चलता है। इंटरप्रेटिंग ईसीजीज, अब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इन सब से क्या पता चलता है, हमें ईसीजी इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैनेजिंग कार्डियक इमरजेंसी, हार्ट ब्लॉकेज हो जाना या कोई भी स्टोनिसिस हो जाना, वॉल्स में कोई दिक्कत होना, रिगर्जिटेशन होना, तो ये सारी जो कार्डियक इमरजेंसीज हैं उनको मैनेज कर पाते हैं अगर हमें कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पता हो। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बोथ कार्डियोलॉजी एंड इमरजेंसी मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट साउंड्स। अब क्या होता है, हमारे हार्ट में साउंड्स भी आते हैं विच इज़ वेरी कॉमन, जो सबको पता है कि लब डब है ना। तो हार्ट साउंड्स आर द लब डब नॉइजेज योर हार्ट मेक्स व्हेन इट बीट्स। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो हार्ट से नॉइजेज आते हैं विच इज़ लब डब। सो ये जो साउंड्स होती हैं आप इजीली स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, एंड दीज आर वेरी नॉर्मल साउंड्स, राइट। तो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसे S1 साउंड भी कहते हैं, जिसे लब कहते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड हार्ट साउंड S2, जिसे डब कहते हैं। तो इंडिविजुअली हम इसे थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, कब जनरेट होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज़ लब साउंड, तो ये कब आती है, व्हेन इट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं बताया था सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब बिगिनिंग होती है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की, दैट इज सिस्टोल, दे प्रोड्यूस सिस्टोल साउंड। पहली बात तो जो नॉर्मल साउंड्स होते हैं वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे आते हैं, सो दे आर ऑल रिलेटेड विद द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट साउंड आएगा वो तब आएगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल हो रहा है। कॉज क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो साउंड्स बनती कहाँ से हैं, जो आपकी माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है लेफ्ट और राइट साइड पे, है ना। राइट साइड पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट पे आपकी क्या है, माइट्रल वॉल्व है। जब उनका क्लोजर होता है, एट्रिया से सारा ब्लड जब इन वॉल्व्स के थ्रू वेंट्रिकल्स पे आता है और ये वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या साउंड आती है, लब साउंड। ठीक है, और ये लाउडेस्ट कहाँ सुनाई देती है, ओवर द एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, बेस एंड एपेक्स। जो आपका ये वाला पार्ट है लोअर साइड का, उसे कहते हैं एपेक्स। ठीक है, जो अपर साइड है दैट इज द बेस पार्ट। ठीक है, तो आपके जो हार्ट का एपेक्स साइड है वो लेफ्ट चेस्ट, वहाँ पे क्या होता है, लब साउंड सुनाई देती है सबसे ज़्यादा। What it means, blood is moving from the atria into the ventricles and the valves are shutting to prevent backflow। जैसे मैंने आपको बताया एट्रिया से वेंट्रिकल्स पे ब्लड जा रहा है और वॉल्व्स क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, ताकि बैकफ्लो ना हो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रिया, इसलिए वो साउंड प्रोड्यूस हुई है लब। नाउ सेकेंड हार्ट साउंड विच इज डब, तो ये कब आती है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्टार्ट ऑफ डायस्टोल। अब क्या हुआ था वहाँ पे, लब साउंड आई थी एट द स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे आया, ये आ रही है एंड पे, जब एंड आ गया है और उसका रिलैक्सेशन टाइम शुरू होने वाला है। कॉज ये होता है कि क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, द सेमिलुनार वॉल्व। हमने पीछे पढ़ा था दो वॉल्व्स होती हैं सेमिलुनार वॉल्व्स, कौन कौन सी होती हैं, जो एओर्टिक और
पल्मोनरी को मिला के बोलते हैं हम सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया एट्रिया से, और जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है वो क्लोज हो गया और लब साउंड बन गया, लब साउंड सुनाई दिया। अब क्या हुआ, अब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हुई और ब्लड कहाँ चला गया, राइट साइड का चला गया पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स में, एंड लेफ्ट साइड का चला गया एओर्टिक वॉल्व्स के थ्रू एओर्टा में। अब क्या हुआ, जब ब्लड वहाँ चला गया तो जो वॉल्व्स हैं वो दोनों क्लोज हो गए, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स। जब ये क्लोजर हुआ, दैट मेक द साउंड डब, ठीक है। और ये लाउडेस्ट सुनाई देती है एट द बेस ऑफ द हार्ट, एट द अपर पार्ट, चेस्ट साइड पे। सो इसका मतलब है बट ब्लड हैज़ बीन पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड वॉल्व्स आर क्लोजिंग टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन, सो दैट मेक द साउंड डब, राइट। अब हार्ट की जो नॉर्मल साउंड थी लब डब, ये हमने पढ़ ली, बट हार्ट में कुछ और भी जो होती हैं हार्ट साउंड्स सुनाई देती हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल, और हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती। तो थर्ड हार्ट साउंड भी होती है S3 विच इज़ लब डब टा। तो ये कब आती है, जो S2 साउंड है उसके जस्ट आफ्टर S2 साउंड हमें सुनाई देती है ये थर्ड साउंड ड्यूरिंग अर्ली डायस्टॉल। सो इसमें क्या था, रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, इसमें एकदम से जो, जैसे इसका रीज़न क्या है इस साउंड का, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत रैपिडली वेंट्रिकल्स का फिल हो रहा है ब्लड से, ठीक है। नॉर्मली चिल्ड्रन या जो यंग एडल्ट्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, इनमें देखा जाता है एबनॉर्मली ओल्ड एडल्ट्स में देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो फिर भी चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये हम देख सकते हैं, पर एबनॉर्मली जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम ओवरलोड का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, उनमें S3 साउंड नॉर्मली सुनाई देती है। नेक्स्ट इज फोर्थ हार्ट साउंड होती है S4, जिसे टा लब डब कहते हैं। अब ये तब आती है जस्ट बिफोर S1, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से के टाइम, ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। S1 जस्ट बिफोर S1 हमें सुनाई देगा S4। तो ये जो इसका कॉज होता है ये होता है हाइपरट्रोफाइड वेंट्रिकल। हाइपरट्रोफाइड मीन्स वेंट्रिकल्स का बिग साइज हो जाना, सेल्स वहाँ इंक्रीज हो गए इसलिए वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया, उसकी वजह से। यूजुअली सीन इन हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस या कार्डियोमायोपैथी, इन कंडीशंस में हमें ये S4 साउंड देखने को मिलती है। अब जब वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड हो गया है तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स उतना एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, है ना, इन कंडीशंस में, और S4 साउंड जनरेट होगी। हमें हार्ट मर्मर्स सुनाई देते हैं। जो हार्ट मर्मर्स होते हैं ये बनते हैं टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के वजह से, ठीक है। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कब हो सकता है, जब आपकी वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वॉल्व्स में प्रॉब्लम्स लाइक स्टेनोसिस, आपकी वॉल्व्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाए, डायमीटर कम हो जाए, नैरो हो जाए, उस केस में, या फिर रिगर्जिटेशन हो, या फिर वॉल्व्स क्या हो, उसके कस्प्स जो प्रॉपरली वर्क ना करें, क्लोज ना हो पाए, और वहाँ से बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। नॉर्मली बैक फ्लो नहीं होता, बट क्या होगा, वॉल्व्स में अगर प्रॉब्लम हो जाएंगी तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। तो उन केसेस में क्या होता है, हार्ट मर्मर्स सुनाई देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऊशिंग साउंड, बहुत रशिंग साउंड सुनाई देता है। So thank you for watching this video. If you learned something new or found this video helpful, make sure to hit that subscribe button. See you in the next one.